हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। आज इसकी वीडियो नंबर 4 मैं बनाने वाला हूं और इसमें जो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वीडियो में, अब आपको आगे आके पता चलेगा। तो बिना देर की हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिसने इससे पहले के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की तीनों पार्ट पहले देख ले, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहला टॉपिक है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। ये अब होते क्या है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश? यह भारी उद्योग वाले क्षेत्र होते हैं, यानी एक ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे हुए होते हैं। ये अलग में होते हैं, वहाँ पर तो रिहाइश वगैरह नहीं होती, रिहाइश से दूर होते हैं। अब होता क्या है, इनमें कोयला खाद्यान्नों के समीप, यानी जहाँ से कोयला खाद्यान्न है या तो ये उनके समीप होते हैं। धातु पिघलाने वाले उद्योग, क्यों? क्योंकि वहाँ इन धातुओं को पिघलाने के लिए कोयला आसानी से प्राप्त हो जाता है। भारी इंजीनियरिंग, बड़ी बड़ी मशीनें बनाना, रसायन निर्माण, वस्त्रों का उत्पादन इत्यादि कार्य किया जाता है। ये भारी उद्योग और बड़े उद्योग हम इनको कहते हैं। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इन उद्योगों में बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती हैं, उनसे धुआं निकलता रहता है। परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों में निम्न पहचान बिंदु हैं। आप ये पहचान बिंदु हैं, इनसे आप परंपरागत औद्योगिक क्षेत्र को बड़े आसानी से पहचान सकते हो। इन उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, क्योंकि बड़े उद्योग होते हैं, भारी उद्योग होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए रोजगार के अवसर यहाँ ज़्यादा पैदा होते हैं और ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। ऊंचा गृह घनत्व। अब होता क्या है कि इन क्षेत्रों में जो फैक्ट्री के इधर उधर घर बन जाते हैं, वहाँ मतलब थोड़े थोड़े से ही एरिया में बहुत सारे घर होते हैं, जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं, क्योंकि मजदूर टाइप के लोग रहते हैं और ज़्यादा उन पर पैसा होता नहीं। छोटे छोटे से 10-10 20-20 गज या 30 गज के मकान वो बना लेते हैं, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त, यानी वहाँ हर प्रकार की, जैसे पता चला कि पानी की लाइन नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था सही नहीं है, गलियाँ कच्ची हैं, नाली नहीं है, तो बहुत घटिया प्रकार की सेवाएं ना, वहाँ डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो सेवाएं वहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वातावरण भी, अब ऐसी जगह का वातावरण कैसा आकर्षक होगा, कौन पसंद करेगा ऐसी जगह में रहना? जगह जगह गंदगी के ढेर होते हैं एवं प्रदूषण पाया जाता है। ये पहचान है औद्योगिक प्रदेशों की। बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास और विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्यक्त भूमि का क्षेत्र, यानी कई बार क्या होता है, जो जो क्षेत्र है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, अब पहले तो वहाँ बहुत अच्छी खासी इंडस्ट्री चल रही थी, तो बहुत अच्छा क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कई बार विश्वव्यापी मांग जब कम हो जाती है तो वो इंडस्ट्री बंद होने लग जाती है। अब जिन लोगों ने वहाँ मकान बना लिए वो तो बेचारे वहीं रहेंगे, तो वहाँ बेरोजगारी की समस्या होती है। उत्प्रवास, लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं और कारखाने बंद हो जाते हैं और परित्यक्त भूमि का क्षेत्र हो जाता है, त्यागी हुई भूमि का ये क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे हमारे परंपरागत, ये क्या है, परंपरागत औद्योगिक प्रदेश इनको हम बोलते हैं। अब इसी में सबसे मेन एक उदाहरण आता है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। नाम है रूहर कोयला क्षेत्र। देखो क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बहुत लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहा है, सारे यूरोप का। कोयला, लोहा एवं इस्पात इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, यानी कोयला और लोहा इस्पात उद्योग इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने इस क्षेत्र का ऊपर उठाने में प्रमुख उनका योगदान रहा है। कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा। धीरे धीरे क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है और बहुत सारे शक्ति के साधन आ गए हैं। सबसे मेन तो बिजली आ गई है, सोलर पावर आ गई है, तो अब कोयले के ऊपर कम निर्भर रहने लगे हैं उद्योग। तो क्या कह रहा है, कोयले की मांग में कमी आ गई है, तो यह उद्योग अब संकुचित होने लगा है, यानी सिकुड़ने लगा, छोटा होने लगा है। लोह अयस्क, अब लोह अयस्क कहाँ से? ज़मीन से निकलता है। अब एक लिमिट ही तो होती है, जब वो लोह अयस्क निकल निकल के वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लोह अयस्क समाप्त होने के बाद भी जल मार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील बना रहा। यानी जब वहाँ लोह अयस्क खत्म हो गया उस एरिया में, तो तब इन्होंने क्या करा कि समुद्र के रास्ते से दूसरी जगह से लोह अयस्क मंगाने लगे, और वो जो लोह अयस्क या लोह इस्पात वाला जो उद्योग वहाँ चल रहा है, उसके बाद भी धीरे धीरे कार्यशील बना रहा। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रूहर से ही प्राप्त होता है। यानी जर्मनी में जितना स्टील बन रहा है
उसमें से 80% जो स्टील है वो इसी क्षेत्र से बन रहा है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है। जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार अनुसार तो उत्पादन में अब गिरावट आनी शुरू हो गई। एवं प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या, यानी प्रदूषण भी होने लगा और इन उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता था उसकी भी समस्या भी होने लगी है। अब रूहर के भविष्य की संपन्नता, यानी रूहर के जो भविष्य है उसकी जो संपन्नता है, कोयले व इस्पात उद्योग पर निर्भर नहीं है। अब वहाँ नए उद्योग लग गए हैं। कैसे? जैसे ओपल कार बनाने का कारखाना, ओपल कार जैसे हमारे मारुति है वहाँ ओपल कार है। नए नए रासायनिक संयंत्र बन गए, केमिकल फैक्ट्रीज लग गई हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह बन गई हैं। तो अब ये कोयले और इस्पात पर ही ये क्षेत्र निर्भर नहीं रह गया, क्योंकि धीरे धीरे कोयले में कमी आने लगी, इस्पात वहाँ ख़त्म हो गया, इस लोहे अयस्क जो है वहाँ ख़त्म हो गया और दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है। तो धीरे धीरे अब ये नहीं है कि इन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड है इसका भविष्य, वहाँ और भी नए काम अब होने शुरू हो गए हैं। यहाँ खरीदारी के बहुत बड़े बड़े बाजार भी बन गए हैं, जिससे एक नया रूहर भूदृश्य विकसित हो रहा है, जिससे एक नया रूहर क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो रूहर कहाँ पर है? जर्मनी में है। और क्या क्या वहाँ पर होता था, क्या क्या हो रहा है, उसके भविष्य को ध्यान में रख के ये सब इसमें बताया गया। अगला है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी के जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी संकल्पना, उनके बारे में सोच कि उनको कैसे बनाया जाए, वो आज की नई पीढ़ी के लिए ये कार्य करते हैं। जैसे ये सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह है, हमारी विप्रो है, टाटा कंसल्टेंसी है, एक्सेंचर है, ये सब उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग है सारे। निर्माण की क्रिया में, यानी बनाने की क्रिया में उच्च प्रौद्योगिकी सबसे नवीनतम पीढ़ी है, यानी उच्च हाई टेक्नोलॉजी सबसे नया आइडिया है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक, यानी टैलेंटेड वैज्ञानिक होते हैं, एवं इंजीनियरिंग तरीके होते हैं। वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण गहन शोध, यानी वो करके, शोध का मतलब है खोज करके, खोजबीन चलती रहती हैं, नए नए शोध चलते रहते हैं, उसको ये बोल रहा है गहन शोध, बहुत ही गहन शोध एवं विकास, डेवलपमेंट के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों का होता है। जो यहाँ मजदूर काम करते हैं वो व्यावसायिक मजदूर होते हैं, उनको सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, कहता संपूर्ण शक्ति का आधार, अधिकतर भाग जो है वो व्यावसायिक श्रमिकों का होता है, जो व्यवसाय करते हैं, इनको सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहा बोला था। यह उच्च यानी ऊंचा, दक्ष यानी स्किल्ड एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन, है ना, श्रमिकों वास्तविक ये क्या है, व्यावसायिक जो श्रमिक है वास्तविक उत्पादन श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। कौन से? जो व्यावसायिक श्रमिक हैं ये उच्च होते हैं, अपने काम में स्किल्ड होते हैं पूरी तरह से, और एक विशेष प्रकार के होते हैं। इनका जो संख्या होती है इन उद्योगों में, वास्तविक उत्पादन, वास्तविक जो उत्पादन जो मजदूर काम वहाँ करते हैं उनसे इनकी ज़्यादा होती है, उनको नीला कलर श्रमिक हम बोलते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, जिसको रोबोट बोलते हैं, कंप्यूटर आधारित डिजाइन और निर्माण, कंप्यूटर से चलने वाली मशीनें जो होती हैं, धातु पिघलाने, धातु को पिघलाने के लिए भी मशीनों का प्रयोग होता है, एवं शोधन और उनको साफ सफाई करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक औषधीय उत्पाद का प्रमुख स्थान है। ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण यानी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, या नए रासायनिक केमिकल्स आते हैं जिनसे इनको साफ वगैरह कर लिया जाता है। इन चीज़ों का यहाँ बहुत प्रयोग होता है, इसलिए श्रमिकों की, जो उत्पादन वाले श्रमिक हैं उनकी संख्या यहाँ कम होती है। इन मशीनों को चलाने वाले स्किल्ड टैलेंटेड जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी संख्या यहाँ ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र में विशाल भवन, बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं यहाँ पर, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों का स्थान पर, ठीक है, क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में विशाल भवनों यानी बड़े बड़े जो भवन होते हैं, कारखाने होते हैं, एवं भंडार, या भंडार यानी जिसमें कुछ सामान को हम सुरक्षित करके रख सकें, उसके स्थान पर आधुनिक यानी मॉडर्न, साफ़ सुथरे, ये साफ़ सुथरे होते हैं, बिखरे कार्यालय, बिखरे कार्यालय यानी ऑफिस इनके थोड़े दूर दूर होते हैं, ऐसा नहीं कि कंजेस्टेड हों, एवं प्रयोगशाला, वहाँ लेबोरेटरीज वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, कारखाने और भंडार क्षेत्रों और भवनों के स्थान पर साफ सुथरे बिखरे कार्यालय, प्रयोगशाला देखने को वहाँ मिलती है। इस समय जो भी प्रादेशिक एवं स्थानीय विकास यानी प्रदेश के विकास के लिए या लोकल उस स्थान के विकास के लिए जो भी योजनाएं बन रही हैं, उसमें नियोजित व्यवसाय पार्क, जिसको आजकल आईटी पार्क बोलते हैं,
नियोजित व्यवसाय पार्क, आईटी पार्क, नियोजित व्यवसाय पार्क मतलब आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और ये किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आजकल बहुत अच्छे हैं। वे उच्च प्रौद्योगिकी, इनमें हाई टेक्नोलॉजी है ना, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संघ से केंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, कौन से उद्योग? जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो किसी प्रदेश का सेंटर है मेन, यानी उसके डेवलपमेंट का सेंटर है, आत्मनिर्भर है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उच्च विशेषता, हाईली स्किल्ड है, ऐसे उद्योगों को प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन, सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकॉन घाटी और सिएटल के पास सिलिकॉन वन प्रौद्योगिक ध्रुव के उदाहरण हैं। इन लाइन को ध्यान से पढ़ लेना कि एक तो ये प्रौद्योगिकी उद्योग, प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं और उनका उदाहरण। विश्व की अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है, यानी विश्व को डेवलप करने में निर्माण उद्योगों का। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। अब आ गया लौह इस्पात उद्योग। अब थोड़ा सा लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। क्यों? सभी उद्योगों में मशीनें वगैरह जो यूज होती हैं वो किससे बनती हैं? लौह इस्पात उद्योगों में जो स्टील पैदा होती है उसी से तो बन रही है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार बनाने में प्रयोग किया जाता है, उनको कच्चा माल भी ये उपलब्ध कराता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है। इससे बने हुए उत्पाद भी भारी होते हैं, क्योंकि लोहा काफ़ी भारी होता है। लोहा निकालने के लिए लोह एस को झोंका भट्टियों में, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, उसमें लोह एस्क जो ज़मीन से डायरेक्ट निकलता है उसको हम डाल देते हैं, और कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन, यानी कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ उसको वहाँ पे जलाया जाता है, उसके साथ क्रिया करवाई जाती है। पिघला हुआ लोहा, फिर वहाँ से क्या होता है, जब जलता है लोह एस्क वो इनके साथ, तो वहाँ से लोहा पिघल कर बाहर निकलता है, और जब निकल कर वो ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहा जाता है। अब कच्चे लोहे को भी पक्का लोहा बनाया जाता है। इसी कच्चे लोहे में कैसे, इस कच्चे लोहे में मैग्नीज मिला देते हैं, फिर इसे इस्पात बनाया जाता है, जिसको हम स्टील बोलते हैं या लोहा बोलते हैं। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति, यानी लोकेशन कहाँ पर स्थित होते हैं? कच्चे माल के स्रोत के समीप ही होती है, यानी जहाँ पर लोह एस्क ज़मीन के अंदर आसानी से निकल जाए। जहाँ लोह एस्क हो, कोयला हो, मैग्नीज, चूना पत्थर, ये सब आसानी से उपलब्ध हो, उसी के आसपास लोह इस्पात उद्योग स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि भारी उद्योग है, इसमें सामान इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल काम होता है ना। या फिर ये ऐसा स्थान हो जहाँ पर ये सब आसानी से पहुँचाया जा सके, जो कि आसान काम नहीं होता। परंतु छोटे इस्पात कारखाने, जो छोटे कारखाने, ऐसे इनमें ये नहीं कि सारे बड़े ही हैं, छोटे छोटे भी कारखाने हैं, परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा है, ठीक है, उनकी अवस्थिति यानी उनकी जो लोकेशन के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार के समीप होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कच्चा माल चाहे बेशक से वहाँ से दूर हो, लेकिन वहाँ से बाजार पास होना चाहिए कि उसमें जो माल बन रहा है उसको आसानी से बेचा जा सके, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से भी कभी कभी मिल जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता था, पर अब छोटे इस्पात संयंत्र जिसमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है ज़्यादा लगने लगे हैं। यानी अब छोटे लौह इस्पात उद्योग भी बहुत लगने लगे हैं। इस लाइन का पूरा निचोड़ ये है, पहले क्या होता था, बड़े बड़े इस्पात उद्योग ही लगते थे, लेकिन अब छोटे छोटे भी लगने लगे हैं। वितरण, यानी ये उद्योग कहाँ कहाँ फैला है। यह एक जटिल उद्योग है, जटिल तो है ही क्योंकि भारी भरकम उद्योग है, जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे विकसित देशों में इनका केंद्रीकरण, यानी मेन वहाँ पर ये लगे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र, अभी क्षेत्र बताएं अमेरिका में कौन कौन से हैं। अल्पेशियन प्रदेश जिसे पिट्सबर्ग भी कहते हैं, महान झील क्षेत्र शिकागो, गैरी, ईरी, क्लीवलैंड, लारेन, बफेलो एवं ड्यूलुथ, और अटलांटिक तट में स्पैरोज पॉइंट एवं मॉरिसविले। ये सब नाम बताए गए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ कहाँ हैं।
इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग कौन सा था, ये रहा अल्पेशियन प्रदेश जो है ऊपर, ये पिट्सबर्ग था। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है, यानी इसका धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम हो रही है, एवं इस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखना इस नाम को, पिट्सबर्ग। किसको जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? पिट्सबर्ग को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, अब यूरोप की बात हो गई, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके मुख्य उत्पादक है। सोवियत रूस ये यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ग्रेट ब्रिटेन में, अब ये तो यूरोप की बात होगी, अब ब्रिटेन में कहाँ कहाँ है? ब्रिटेन में बर्मिंघम, शेफील्ड, जर्मनी में ड्यूइसबर्ग, डार्टमुंड, डुसलडोरफ एवं एसेन। फ्रांस में कहाँ है ना? फ्रांस में ली, क्रूसोट एवं सेंट इटीनी। सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेस्टक, एकतुला। यूक्रेन में क्रिवोई, रांग में दोनेत्स्क। प्रमुख इस्पात केंद्र, ये तो नाम है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें आप याद करने की या वो कुछ नहीं है, आपको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो और योकोहामा। चीन में संघाई, तिएनस्तन, वुहान। भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर। मेन भारत का जरूर याद रखना, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, सलेम, है ना, विशाखापट्टनम, भद्रावती। ये यहाँ पर प्रमुख है जहाँ पर ये उद्योग लगाए गए हैं। अब आ गया सूती कपड़ा उद्योग। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, यानी हाथ से जो बनाए जाते हैं हथकरघा। अभी बिजली करघा, एक तो हाथों से बनाए जाते हैं हथकरघा बोलते हैं, एक बिजली करघा जो बिजली से चलता है उसे बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है, और कारखानों में भी किया जाता है। घरों पे आपने देखा होगा, चारपाई पे बना लेते हैं, उसे हथकरघा बोलते हैं। उसमें बहुत सारी धागे वगैरह लपेट कर कपड़े की बुनाई होती रहती है। और उसी चीज़ को अगर बिजली से बना ले तो बिजली से चलने वाली तो बिजली करघा बोल देते हैं। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, वहाँ श्रमिक ज़्यादा चाहिए, क्योंकि भाई हाथ से बना रहे हैं तो धीरे धीरे बुना जाता है। एवं यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान, यानी जो पूरी तरह से कुशल ना हो उनको रोजगार प्रदान करता है। अब क्योंकि हाथ से कर रहे तो पूंजी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इसमें मशीन वगैरह तो प्रयोग हो ही नहीं रहा। जब स्वतंत्रता आंदोलन में, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर इसी कारण बल दिया था कि अपने देश के जो ये ऐसे श्रमिक हैं हथकरघे, अपने देश के कपड़े को प्रोत्साहन मिले और अपने देश के लोग उन्नत हों। इसके अंतर्गत सूट की कढ़ाई, सूट के ऊपर जो कढ़ाई बनाई होती है वो सब आता है, आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बिजली करघों में क्या, यंत्रों का यानी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि एक ही श्रमिक बहुत सारा काम कर लेता है मशीनों की हेल्प से, तथा उत्पादन भी इसमें ज़्यादा होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, क्योंकि जो मशीनों से काम किया जाता है तो अधिक क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा वहाँ पे बनाया जा सकता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में सबसे अच्छी किस्म की कपास होनी चाहिए, यानी रुई बहुत अच्छी प्रकार की होनी चाहिए। विश्व की 50% से अधिक कपास, देखो कौन कौन कर रहा है, एशिया में हो रहा है, भारत, चीन, अमेरिका, एक अमेरिका भी बाहर है, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। मिस्र भी बाहर है एशिया से, ठीक है, तो यहाँ पर ये किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन और ये उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं, परंतु आयातित धागे से, यानी धागे को ये आयात करते हैं दूसरे देशों से, इन कपड़ों को बनाने के लिए ये धागा आयात करते हैं। उनके देश में ये चीज़ें नहीं होती, यानी रुई वहाँ पर उत्पादित नहीं होती है, ना ही वहाँ धागा बनता है। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ जो उद्योग लगे हुए हैं सूती वस्त्र उद्योग, विश्व के 50% कपास को तो यही ले लेते हैं कपड़ा बनाने के लिए। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी, यानी कॉटन को कृत्रिम रेशा जो मशीनों द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिली है, यानी नेगेटिव सोच बनती जा रही है धीरे धीरे कॉटन के प्रति लोगों की बहुत सारे देशों में। वैज्ञानिक प्रगति
एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, साइंटिफिक मेथड आते जा रहे हैं, तो इसमें उद्योगों की संरचना में परिवर्तन भी धीरे धीरे ला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की, परंतु अब इसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आ रही है। यह उद्योग कम विकसित देशों से इसमें स्थानांतरित हो गया है, जहां श्रम लागत कम है। कम विकसित यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ से धीरे धीरे ये ट्रांसफ़र होकर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे इंडिया हो गया, वहाँ उन देशों में ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो मज़दूर आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये द्वितीय क्रियाएं वाला चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट होता है। चारों पार्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इन वीडियोस को आप कभी भी देखकर अपने इस चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में, हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को बताओ, ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ इन वीडियोस से ले सकें। धन्यवाद।